हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 1 मार्च एंड 1 मार्च के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आज के द हिंदू एनालिसिस को शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन 3 मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको हमारा चैनल मयूरी भागवानी के नाम से मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डेली इस लेक्चर की पीडीएफ मिलती है। साथ में आप मुझसे मेल और ट्विटर पे भी कनेक्ट कर सकते हो। जो भी आपकी क्वेरीज हो रिगार्डिंग यूपीएससी वो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम देखो 96 डेज बचे हैं सिर्फ यूपीएससी प्रीलिम्स में, इसीलिए बकअप एंड ट्राई टू फोकस कंप्लीटली ऑन योर स्टडीज। ओके, आगे बात करते हैं देखो आज के टॉपिक्स की। तो जीएस 1 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। जीएस 2 में हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन से ऑपरेशन गंगा के बारे में, और पास्ट में जो भी ऑपरेशन इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे इनिशिएट किए हैं इन सभी के बारे में हम देखेंगे। गवर्नेंस में हम देखेंगे दियोचा पश्चिमी कोल ब्लॉक के बारे में। आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल्स के बारे में देखेंगे। जीएस 3 में हम देखेंगे एनवायरमेंट में से आईपीसीसी की वार्निंग्स के बारे में। आईपीसीसी की एक नई रिपोर्ट आई है उसके बारे में देखेंगे। इसके अलावा डिफेंस में हम देखेंगे वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्गो प्लेन मरिया जो है वो शायद अब कभी भी चल नहीं पाएगा, प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाएगा, इसके बारे में हम देखेंगे। जीएस 4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। ओके, तो देखो आज के क्वेश्चन आपके दो हैं, ठीक है। ये है ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन। यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, इसीलिए इनको सॉल्व करने की कोशिश करना। सही आंसर हो जरूरी नहीं है, लेकिन इसको प्रॉपरली वैसे सॉल्व करने की कोशिश करो जैसे कि आपके एग्जाम में आपके सामने ये क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। एंड देन यू विल बी एबल टू रिटेन इट बेटर जब मैं अगले लेक्चर में इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझाऊंगी। कल वाले क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन मैं आपको एंड ऑफ द लेक्चर में समझाऊंगी। ओके, आगे बात करते हैं आज के पहले टॉपिक की। आईपीसीसी वार्न्ड ऑफ मल्टीपल क्लाइमेट हजार्ड्स। तो आईपीसीसी क्या है सबसे पहले ये देखेंगे। मल्टीपल हजार्ड्स की क्यों वार्निंग दी है, क्लाइमेट चेंज क्या है, क्या बैकग्राउंड है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं आईपीसीसी की। आईपीसीसी देखो ये क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या है आप सभी को पता होगा। जो भी अनसर्टनिटीज आ रही हैं हमारे क्लाइमेट में, टेम्परेचर में, रेनफॉल में, सीजन में, ये सब कुछ जो है ये एट्रीब्यूट करता है क्लाइमेट चेंज को। अब इसको असेस करने के लिए एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम था इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। 1988 की ये बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है, जो असेसमेंट का काम करती है। जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको साइंस की बेसिस पे असेस करती है, और फिर सारी सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट है, इनको रिकमेंड करती है कि देखो आप इस तरह की पॉलिसीज बनाओ। तो ये जो पैनल है ये बनाई गई थी दो बॉडीज के द्वारा। एक थी डब्ल्यूएमओ यानी कि वर्ल्ड मीटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी है यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसको 1988 में बनाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। ओके, जितनी भी एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ना इनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, किसने बनाया है, कब बनाया है, क्या काम है, ये सब चीजें। अब ये क्या करती है, ये असेस करती है जो भी क्लाइमेट रिस्क है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको साइंटिफिक बेसिस पे असेस करेगी। फ्यूचर रिस्क के बारे में बताएगी, इम्पैक्ट्स के बारे में बताएगी, और क्या क्या आप अडॉप्टेशन मेथडोलॉजीज यूज कर सकते हो, मिटिगेशन मेथडोलॉजीज यूज कर सकते हो, इसके बारे में आपको ऑप्शंस देगी। गवर्नमेंट को, यूएनएफसीसी को, इन सभी को जितने भी इनके बीच में डिस्कशन होती है, पॉलिसी मेकिंग होती है रिगार्डिंग एनवायरमेंट, वो इनके असेसमेंट रिपोर्ट्स के बेसिस पे ही होती है। एक चीज तो हमको समझ में आ गई। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज है वो हाईलाइट कब से हुआ, इंटर गवर्नमेंटल जो पैनल्स हैं उसमें कब से हाईलाइट हुआ। तो सबसे बड़ा जो हाईलाइट हुआ ये तो वो हुआ था 2015 में। 2015 में एक समिट हुई यूएनएफसीसी की, जो कि थी COP21 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21। इसमें पेरिस एग्रीमेंट आया, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट। इस पेरिस एग्रीमेंट में क्या कहा गया, इस पेरिस एग्रीमेंट में एक चीज कही गई कि हमको अगर क्लाइमेट चेंज को रोकना है तो पहली चीज जो करनी है हमको वो ये कि हमको टेम्परेचर राइज को रोकना पड़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर राइज को हम कैसे रोकेंगे, इसके लिए कई सारी मेथडोलॉजीज बताई गई कि कार्बन इफिशियंसी हमको लानी है, कार्बन इंटेंसिटी को कम करना है, कार्बन सिंक्स बढ़ाने, फॉरेस्ट बढ़ाना है, अफॉरेस्टेशन करना है, ये सारी चीजें। तो पहली चीज कही गई कि अगर हम चाहते हैं क्लाइमेट चेंज रुक जाए या हमारा सर्वाइवल अभी भी सुनिश्चित रहे, उसके लिए हमको करना ये है कि 2100 तक यानी कि इस सेंचुरी के एंड तक हमको जो टेम्परेचर राइज है उसको 2 डिग्री सेल्सियस पे रोक के रखना है एज कम्पेयर टू द प्री इंडस्ट्रियल एरा। तो प्री इंडस्ट्रियल एरास के पहले, प्री इंडस्ट्रियल एरा के कंपैरिजन में आज की बात करें तो 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हमारा टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि कोशिश करेंगे कि 2 डिग्री सेल्सियस की जगह 1.5 डिग्री सेल्सियस पर ही इसको रोक सके हम, ठीक है। तो ये पूरी बातचीत हुई थी यहाँ पे। और अब आते हैं हम इस मेन रिपोर्ट पर, मेन हमारी न्यूज कटिंग पर।
तो देखो इसमें बोला गया कि आईपीसीसी जो है उसने अपनी रिपोर्ट लाई और आईपीसीसी ने ये कहा कि हो सकता है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस हमारे जो अर्थ है इसका टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस बाय 2050 ही हो जाए। अभी हमने क्या सोचा था कि 2100 तक हम कोशिश करेंगे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस ही राइज हो हमारा टेम्परेचर, लेकिन अभी ये रिपोर्ट बता रही है कि हो सकता है कि बाय द मिड ऑफ दिस सेंचुरी ही ये टेम्परेचर हम अचीव कर लें। ठीक है, ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। दूसरी चीज ये कि अगर हम ये कर लेते हैं नेक्स्ट 2 डिकेट्स में, यानी कि 2050 तक अगर हम ऐसा कर लेते हैं, तो बहुत ज्यादा जो क्लाइमेट हजार्ड हैं उनकी प्रोबेबिलिटी और फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर टेम्पररीली भी हमने एक्सीड कर दिया इस 1.5 डिग्री सेल्सियस को, तो भी यहाँ पे काफी ज्यादा ऐसे हजार्ड आ सकते हैं जो इरिवर्सिबल होंगे, जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते, वापस हम पहले जैसी स्थिति में हम नहीं आ पाएंगे। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे जो ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज है उसका ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, जो भी एक्सट्रीम इवेंट्स हैं, जो भी फायर वगैरह लग रही हैं, उनका काफी एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट के ऊपर। दूसरी चीज इन्होंने ये बताई है कि जो क्लाइमेट एक्सट्रीम आ रहे हैं, वेदर एक्सट्रीम हमको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे ये ह्यूमन सिस्टम के ऊपर भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें बताई गई है वो बताई गई है अबाउट वेट बल्ब टेम्परेचर्स। ओके, वेट बल्ब टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि लखनऊ और पटना जो है ये वेट बल्ब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखो वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है, पहले इसको समझते फिर वापस से इस पे आते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये है वेट बल्ब टेम्परेचर के बारे में थोड़ा बताया हुआ है। क्या होता है कि जब एक मान लो ये एक ह्यूमन है, ठीक है, गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में इंटरनल हीट बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, इंटरनल हीट बढ़ जाती है तो बॉडी क्या करती है, उसको शेड ऑफ करने के लिए, उस हीट को शेड ऑफ करने के लिए, बॉडी को वापस से कूल करने के लिए हम हमारे इसमें होती है स्वेटिंग। ठीक है, ह्यूमंस में होती है स्वेटिंग। ठीक है, स्वेट होता है, पसीना आता है, दैट इज अ मैकेनिज्म टू कूल ऑफ द बॉडी। ओके, लेकिन ये कब हो सकता है, जब आसपास का जो एयर है, आसपास का जो एनवायरमेंट है, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे हो। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज, इसमें ह्यूमिडिटी 100% ना हो। अगर ह्यूमिडिटी इसमें 100% है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब एयर जो है हमारे आसपास की पूरी तरह से सेचुरेटेड है, तो हमारे बॉडी अपने आप को कूल ऑफ ही नहीं कर पाएगी, स्वेटिंग ही नहीं हो पाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न बन जाता है ह्यूमन हेल्थ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, जो एयर का ह्यूमिडिटी है और टेम्परेचर है, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपकी ह्यूमंस की कूलिंग ऑफ कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे वेट बल्ब टेम्परेचर इसी को समझाता है। Wet bulb temperature is the lowest temperature to which air can be cooled by the evaporation of water into the air। तो जब water जो है वो evaporate होगा तो जो air है वो cool off होगी। ऐसा ही होता है जब sweating होती है तो जो water है, हमारी body का जो water है in the form of sweat वो evaporate होता है और हमारी body cool होती है। तो ये minimum temperature जहाँ पे ये हो सकता है वो wet bulb temperature है। अब मान लो ये temperature बहुत बढ़ गया, मान लो 35 डिग्री सेल्सियस हो गया, मतलब 35 डिग्री सेल्सियस पे जाके अब आपकी बॉडी में स्वेटिंग होगी। ठीक है, मतलब आपको इतनी देर के बाद आपकी बॉडी कूल ऑफ हो गई। ओके, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ठीक है, तो यहाँ पे हीट और ह्यूमिडिटी लेवल्स के बेसिस पर यहाँ पे हम वेट बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं कि ये इतना होगा। अब जो हाईएस्ट हो सकता है ये है 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट। इसका मतलब ये है कि ह्यूमंस कैन नो लॉन्गर लूज इंटरनल बॉडी हीट बाय स्वेटिंग एंड कूलिंग देमसेल्व्स। तो अब ह्यूमंस जो है अपनी बॉडी को कूल ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनमें स्वेटिंग ही नहीं होगी इतने ज्यादा टेम्परेचर पे, यहाँ पे वेट बल्ब टेम्परेचर गया तो। ठीक है, और इसका कारण हो सकता है कि यहाँ पे हीट स्ट्रोक्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, and heat stroke is a very concerning issue especially in India and in the tropical countries। ठीक है, तो ये मेन चीज है। अब देखो यहाँ पे कहा गया है कि लखनऊ और पटना में ये जो वेट बल्ब टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ सिटीज हैं जैसे भुवनेश्वर, चेन्नई, मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद, इसमें भी रिस्क है कि 32 डिग्री से 34 डिग्री सेल्सियस तक वेट बल्ब टेम्परेचर पहुंच सकता है। ठीक है, उसके अलावा कुछ और स्टेट्स के नाम दिए गए हैं कि यहाँ पे भी सीवियरली अफेक्ट हो सकता है क्लाइमेट के कारण। ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। ओके, और भी कुछ चीजें इसमें बताई गई है, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे बताई गई है कि पंचामृत टारगेट्स हमने सेट किए थे। अभी जब हमारी COP26 हुआ था यूएनएफसीसी का, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जब ग्लासगो गए तो इन्होंने 5 टारगेट सेट किए। ये 5 टारगेट्स में क्या कहा गया, ये 5 टारगेट्स में पहली चीज कही गई कि हम कार्बन न्यूट्रल बनेंगे। कार्बन न्यूट्रल बनेंगे हम बाय 2070। तो 2070 तक हमको कार्बन न्यूट्रल बनना है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे हम जो है अपनी कार्बन इफिशियंसी को, कार्बन इंटेंसिटी को कम करेंगे। ठीक है, कार्बन इंटेंसिटी को कम करेंगे, जो कार्बन एमिशन है उसको हम कम करेंगे। उसके बाद 2030 तक इंडिया जो है इंश्योर करेगा कि 50% एनर्जी रिन्यूएबल रिसोर्सेज से आ रही है।
साथ में बहुत सारी और भी चीज़ें कही गई कि हम यहाँ पे अफॉरेस्टेशन करेंगे, इसमें जो है 1 बिलियन टन का कार्बन सिंक हम यहाँ पे जनरेट करेंगे और ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई कि हम इतना रिड्यूस करेंगे कार्बन एमिशन, ये सब चीज़ें पंचामृत टारगेट आपको पता होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि पंचामृत टारगेट टारगेट में एग्जैक्टली 5 कौन-कौन से टारगेट्स हैं। अभी इसमें रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये टारगेट्स तो हमने सेट कर लिए हैं, लेकिन क्या हम इसको पूरा भी कर पाएँगे? ये एक इश्यू है, ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज़ कही गई है कि सी लेवल राइज़ के बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं, बहुत बड़ी रिस्क है यहाँ पे। अगर हम यही चलने देते हैं, यही अभी जो चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं, तो लगभग 44 टू 76 सेंटीमीटर तक सी लेवल राइज़ हो सकता है। देखो, जब ऐसे इवेंट्स होते हैं क्लाइमेट चेंज वाले, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो सी लेवल भी यहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होते हैं और सी लेवल का जो सी लेवल है वो राइज़ होता है। तो इतना अगर 44 टू 76 सेंटीमीटर भी होता है, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है? अगर हम अपने जो हमने जैसे पंचामृत टारगेट सेट करें, दूसरे-दूसरे देशों ने दूसरे यहाँ पे टारगेट सेट करें, अगर हम इसमें सक्सेसफुल होते हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कि हम इसको लिमिट कर पाएँ अप टू यहाँ पे देखो 28 टू 55 सेंटीमीटर तक हम इसको लिमिट कर सकते हैं उस केस में। लेकिन मान लो अगर इससे भी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज वाले इश्यूज़ होते हैं, तो हो सकता है 2 मीटर तक भी यहाँ पे सी लेवल राइज़ हो जाए और 5 मीटर भी हो सकता है बाय नेक्स्ट सेंचुरी। तो इस सेंचुरी में 2 मीटर सी लेवल राइज़ हो सकता है, नेक्स्ट सेंचुरी में 5 मीटर, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? आधे देश तो डूब ही जाएँगे, जो आइलैंड कंट्रीज़ है ना, इतने में तो डूब ही जाएँगी, ओके? दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे जो है एक चीज़ ये बताई गई है कि 3 चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई है कि क्लाइमेट चेंज से पहला इफ़ेक्ट ये होता है कि यहाँ पे वाटर बॉर्न डिसीज़ेज़ बढ़ते हैं, ठीक है? वाटर बॉर्न डिसीज़ेज़ जो हैं वो बढ़ेंगे। दूसरी चीज़ बोली गई कि यहाँ पे फूड सिक्योरिटी का एक इश्यू हो सकता है, ठीक है? फूड सिक्योरिटी का इश्यू हो सकता है और तीसरी चीज़ ये कि यहाँ पे बायोडायवर्सिटी लॉस भी काफ़ी हो सकता है अगर ये क्लाइमेट चेंज बढ़ता है तो। तो ये मेजर पॉइंट्स आए हैं आईपीसीसी के बारे में, अभी जो रिपोर्ट आई है, अभी देखते हैं और अगर इसके पॉइंट्स आते हैं तो वो हम आगे के लेक्चर्स में भी लेंगे, ओके? नेक्स्ट हम देखते हैं आज का नेक्स्ट आर्टिकल, इंडिया विल सेंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू यूक्रेन, सेज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो देखो अभी यूक्रेन और रशिया का जो ये इशू चल रहा है, इसमें हमको समझना ये है कि इस इशू में इंडिया इज पोर्ट्रेइंग इट्स रिस्पॉन्सिबल इमेज, ठीक है? कि हम ऐसे नहीं है कि हम लड़ाई को सपोर्ट करें, हम यहाँ पे आपके साथ खड़े हैं, जबकि अगर आप पास्ट में देखोगे ना तो यूक्रेन ने कभी भी इंडिया का साथ नहीं दिया है। फिर भी इंडिया कोशिश में लगा हुआ है कि ये जो सारी चीजें हो रही है, ये डायलेक्ट के माध्यम से डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व हो सके, ठीक है? तो यूक्रेन के लिए इंडिया इज टर्निंग आउट टू बी अ हेल्पफुल कंट्री, ओके? दूसरी चीज ये कि यहाँ पे इंडिया ने बोला है कि हम आपको ह्यूमैनिटेरियन एड भी भेजेंगे, यूक्रेन ने मांगी थी एड तो इंडिया ये भी भेज रहा है। इसके साथ इंडिया ने अपने 4 मिनिस्टर्स भेजे हैं, अलग-अलग जो यूक्रेन के आसपास के देश हैं, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, यहाँ पे अपने 4 मिनिस्टर्स भेजे हैं। ये करने के लिए कि वहाँ पे जो हमारे लोग रुके हुए हैं, वहाँ पे जो हमारे लोग फँसे हुए हैं, उनको इवैक्यूएट करके वापस इंडिया लाने के लिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑपरेशन गंगा चलाया गया है, ठीक है? ऑपरेशन गंगा। इसमें क्या होगा कि इंडिया जो है, अपने जो लोग फँसे हुए हैं, वहाँ पे 20,000 स्टूडेंट्स फँसे हुए हैं, उनको वापस लाया जाएगा। तो ऑपरेशन गंगा के बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। ये क्या हो रहा है इसमें कि इंडियन नेशनल्स जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं अभी के टाइम पे, उनको यहाँ पे वापस लाया जाएगा इंडिया में, ठीक है? दूसरी चीज यहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज की हम मदद ले रहे हैं, जैसे कि रोमानिया, हंगरी, इनकी मदद ले रहे हैं। तीसरी चीज ये कि यहाँ पे जो भी लोग बॉर्डर्स पे भी फंसे हुए हैं, रोमानिया की, हंगरी की, पोलैंड की, इनको भी हम वापस इवैक्यूएट करके लाएंगे और इसके लिए यहाँ पे ट्विटर हैंडल भी दिया गया है, ऑपरेशन गंगा हेल्पलाइन। इसके अंदर इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया के जो सिटीजन हैं, उनका इवैक्यूएशन होगा इन कंट्री से, ठीक है? तो आज की डेट में देखा जाए तो 900 लोगों को हम इवैक्यूएट करके ला चुके हैं। अभी टोटल 20,000 बचे हुए थे यहाँ पे, 20,000 में से 900 आ चुके हैं, बाकियों को भी लाने की प्रोसेस चल रही है, ओके? तो ऑपरेशन गंगा के बारे में देख लिया। कुछ और भी पास्ट के जो ऑपरेशन है उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक है वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत 2020 में चलाया गया था। कोविड में जब लोग फंसे हुए थे अलग अलग देशों में, तो इनको वापस लाने के लिए यूजिंग एयर लिफ्टिंग, ठीक है? तो यहाँ पे 60 लाख इंडियंस को वापस लाया गया था 2021 में। इसके साथ ऑपरेशन समुद्र सेतु भी चलाया गया था। ये नेवल ऑपरेशन था जिसमें कोविड में फंसे हुए लोगों को हम वापस ला रहे थे अपने देश में, ठीक है? तो लगभग लगभग 4,000 इंडियन सिटीजन को लाया गया था वापस। इसमें कौन कौन से शिप्स लगी थी? एक थी जलाश्व, एक थी एरावत, फिर शार्दुल और मगर। ये 4 शिप्स के माध्यम से हम यहाँ पे इन सभी को लेकर आए थे अपने देश में सही सलामत। इसके अलावा इवैक्यूएशन फ्रॉम ब्रुसेल्स 2016 में, तो 2016 में बेल्जियम में काफी टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही थी, ठीक है? तो ऐसे में इंडियंस को वापस लाने का काम हमने किया था ऑपरेशन ब्रुसेल्स के अंतर्गत, ठीक है? उसके बाद देखो ऑपरेशन राहत।
यमन में, जब यमन और हाउथी रिबल्स के बीच में, यमन गवर्नमेंट और हाउथी रिबल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तब ये कॉन्फ्लिक्ट जोन में एयर स्पेस काम नहीं कर रही थी, तो ऐसे में ऑपरेशन राहत के अंतर्गत इंडियन गवर्नमेंट नेवी की मदद से यहाँ पे लगभग 5600 लोगों को वापस लेकर आया था यमन से। ऑपरेशन मैत्री में क्या हुआ था, ये रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन था, ठीक है। जो नेपाल का अर्थक्वेक आया था 2015 में, तो हमने एक तो नेपाल की मदद भी करी, हेल्प भी करी रिलीफ रेस्क्यू में, और हम इंडियंस को, जो हमारे सिटीजन वहां पे फंसे हुए थे, उनको भी वापस लेकर आए हमारे देश में ऑपरेशन मैत्री के अंतर्गत 2015 में। उसके अलावा ऑपरेशन सेफ होम कमिंग, ये लिबिया में, लिबिया जो कि कॉन्फ्लिक्ट टॉन था उस समय पे, यहाँ से हम अपने इंडियन सिटीजन को वापस लेकर आए थे। लगभग 15,000 से ज्यादा सिटीजन को हम यहाँ पे लेकर आए थे यूजिंग नेवी एंड एयर इंडिया, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो ऑपरेशन सुकून, ऑपरेशन सुकून 2006 का है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे हम इसराइल और लेबनान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, उस टाइम पे जो हमारे सिटीजन वहां फंसे हुए थे 2006 में, तब उनको वापस लेकर आए थे। इसको बैरूट सी लिफ्ट भी कहा जा रहा था, ठीक है, सी के माध्यम से लाए थे, इसलिए सी लिफ्ट और बैरूट सी लिफ्ट कहा जा रहा था, ओके। इसके अलावा कुवैत एयरलिफ्ट भी हुआ था 1990 में। यहाँ पे सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया कुवैत वाला जो रीजन है, वहां पे इराकी जो सोल्जर्स हैं उन्होंने अटैक कर दिया था। तो इस टाइम पे लगभग 1 लाख से भी ज्यादा हमारे इंडियंस जो वहां पे फंसे हुए थे, 1,70,000, उनको हम वापस लेकर आए थे एयरलिफ्ट करा के, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, इनके बारे में आपको याद होना चाहिए, प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैंड प्रोटेस्ट ओवर दियोचा पश्चिमी कोल ब्लॉक। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये पूरा इंसिडेंट क्या है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वेस्ट बंगाल में, देखो लोकेशन में दिखाती हूँ, ये है हमारा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में ये वाला जो रीजन है, बीरभूम वाला रीजन, यहाँ पे एक कोल माइन है जो एशिया की सबसे बड़ी कोल माइन है और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कोल माइन है, जिसका नाम है दियोचा पश्चिमी, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट चाह रही थी कि यहाँ पे इसको कोल ब्लॉक के फॉर्म में माइनिंग के लिए डेवलप किया जाए, ठीक है। अब इसमें ये 3,000 एकड़ का कुछ एरिया है, जिसमें से 1,000 एकड़ तो गवर्नमेंट का ही है, इसमें कुछ एरिया फॉरेस्ट का भी है, ठीक है। अब 3,000 एकड़ का एरिया इनको कॉन्फिस्केट करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो इनका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। इनको यहाँ पे, यहाँ से डिस्प्लेस होके दूसरी जगह पे यहाँ पे गवर्नमेंट डालेगी, गवर्नमेंट रखेगी, इनको रिहेबिलिटेट करेगी, कंपनसेशन देगी। लेकिन यहाँ के लोग इसको लेकर बहुत अपसेट हैं, ये अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहते। इनका इसमें देखो एक चीज ये भी है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल हियर आर ट्राइबल पीपल, ठीक है। तो एसटीज मेजरली यहाँ पे हैं और इनका कहना है कि हम अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि देखो हमने किसी को फोर्स नहीं किया है, जिसको छोड़ना है छोड़े, नहीं छोड़ना है तो हम उस एरिया को एक्सक्लूड करके करेंगे। लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट जो इनके एक्टिविस्ट हैं, उनका कहना यह है कि गवर्नमेंट फोर्स कर रही है, और जो स्पेशली ट्राइबल लोग हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन इस तरह से हो रहा है कि उनको झूठे केसेस में फंसा के अंदर किया जा रहा है और उनकी जमीन छीन ली जा रही है, ठीक है। तो ये पूरा एलिगेशन लगा है यहाँ पे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। तो ममता बनर्जी जी ने ये कहा है, जो कि यहाँ की सीएम है, उन्होंने कहा है कि नहीं हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे आपकी मर्जी से ही ये लैंड को लेंगे, वरना हम नहीं लेंगे। नाउ इसमें देखो एक चीज ये भी है कि 2007 में ऐसा ही यहाँ पे जो सिंगूर रीजन था, सिंगूर वेस्ट बंगाल में ही एक रीजन था, इसको लेकर ममता बनर्जी जब सीएम नहीं थी, वो अपोजिशन में थी, तब उन्होंने सेम चीज को लेकर यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था। लेकिन अब यही उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो दियोचा पश्चिमी अगर पूछा जाए कि क्या है, तो आपको समझ में आना चाहिए, कोल ब्लॉक के लिए डेवलप करने चाह रही है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, ठीक है, वेस्ट बंगाल में आता है। नाउ जब ये चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि काफी सारा हिस्सा इसका फॉरेस्ट वाला है और ट्राइबल लोग हैं जो यहाँ पे हैबिटेट करें, जिनका डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, ओके। तो ये एक्ट का नाम है शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स एक्ट, जिसको हम फॉरेस्ट राइट एक्ट भी कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। 2006 का ये एक्ट है। अब इसमें देखो कई तरह के राइट्स दिए गए हैं, जैसे टाइटल राइट है, यूज राइट है, रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट है और फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट है। टाइटल राइट क्या होता है, जो भी लोग यहाँ पे फॉरेस्ट ड्वेलर के फॉर्म में, ट्राइबल लोग जो भी 13 दिसंबर 2005 के पहले वहां पे रह रहे हैं, जिनके पास ओनरशिप है उस लैंड की, उनको ये टाइटल राइट दी जाएंगे। यूज राइट क्या होगा कि आप यहाँ पे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट कर सकते हो, लाइवलीहुड अपना चला सकते हो यूजिंग दिस एरिया, ठीक है। ये हो गया यूज राइट। रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट क्या होगा कि जब रिहेबिलिटेशन करना है, मान लो इलीगल एविक्शन हो रहा है या फोर्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इस केस में रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट्स जो मिलेंगे उनको, इसको वो इसके अंतर्गत आएंगे। और फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स यानी कि जो भी फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो राइट्स दिए जाएंगे वो है, ओके। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देखो इसमें एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि जो भी मेंबर है वो शेड्यूल ट्राइब का मेंबर होना चाहिए, वहां पे जो भी राइट्स क्लेम कर रहा है वो शेड्यूल ट्राइब का मेंबर होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि वो उस फॉरेस्ट में 13 दिसंबर 2005 के पहले से रहना चाहिए। तीसरी चीज ये कि वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो अपनी लाइवलीहुड नीड्स के लिए, ओके। तो ये आपको समझ में आना चाहिए।
ऑलराइट, अब देखो ये जो है ये 2008 में इफेक्ट में आया था, 2006 का एक्ट है और इसको लैंडमार्क लेजिस्लेशन कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस के अगेंस्ट खड़ा होता है, ठीक है, स्पेशली ट्राइबल्स के साथ खड़ा होता है। इसमें दोनों तरह के राइट्स हैं, इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स भी हैं और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स का भी प्रोविजन है। ओके, अब ये जो रिकॉग्निशन है राइट्स का ये कौन करता है? तो ग्राम सभा या विलेज असेंबली जो है वो यहाँ पे इसका जो प्रोसेस है, प्रोसेसिंग होती है राइट्स की वो करती है। ये इनिशियली एक रेजोल्यूशन पास करती है और ये रेजोल्यूशन में क्या होता है कि राइट्स रिकमेंड किए जाते हैं। इसके बाद इसकी स्क्रीनिंग होती है कि क्या इसको अप्रूव किया जाना चाहिए या नहीं। स्क्रीनिंग के बाद यहाँ पे लोगों को राइट्स मिलते हैं इसके अंदर, चाहे फिर वो इंडिविजुअल राइट्स हो या कम्युनिटी राइट्स हो। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, जो कि है हमारा प्रिपरेटरी आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल्स, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, यहाँ पे देखो ये जो है आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल दिल्ली गवर्नमेंट लेकर आई है। तो देखो ये ऐड आई है आज के ही पेपर में, डू यू वांट टू जॉइन द डिफेंस सर्विसेज एंड सर्व द नेशन। तो यहाँ पे अगर आप डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हो, देश को सर्व करना चाहते हो, तो ऐसे में दिल्ली गवर्नमेंट आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल लॉन्च करने वाली है आपके एडमिशन्स के लिए, ठीक है। तो 9th to 11th क्लास के लिए ये पूरा प्रिपरेटरी स्कूल्स हैं, ठीक है, 9th to 11th क्लास के लिए। और इसमें क्या होगा कि आपको यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस में जाने के लिए तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल जो है दिल्ली गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, 2021 के अंतर्गत देशभक्ति बजट के अंतर्गत ये लाए हैं इसको। इनका एम ये है कि ये स्टूडेंट्स को हेल्प करें नेशनल डिफेंस अकेडमी में एंट्री के लिए, जो एनडीए की एग्जाम होती है उसमें एंट्री के लिए और दूसरी सर्विसेज के लिए भी। तो देश का पहला फुल्ली रेसिडेंशियल स्कूल है जो दिल्ली गवर्नमेंट ने सेटअप किया है, ठीक है। और इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि क्लास 9 से 12th तक या 11th तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। हर क्लास में 100 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा, जिसमें 60 बॉयज होंगे, 40 गर्ल्स होंगी। और इसमें दो विंग होंगी, एक होगी अकेडमिक विंग और एक होगी सर्विस प्रेपरेटरी विंग। अकेडमिक विंग तो आपको पढ़ाई कराएगी, सर्विस प्रेपरेटरी विंग में क्या होगा कि आपको जो सर्विस में ऑलरेडी लोग हैं वो आपको यहाँ पे सेशंस लेंगे, आपको आपके अंदर वो क्वालिटीज जनरेट करेंगे जो कि सर्विस वाले लोगों में, ऑफिसर जैसे लोगों में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, आपको मैंने बता दी। नेक्स्ट एक छोटा सा इशू ये है, आफ्टर रशियन अटैक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्गो प्लेन में नेवर फ्लाई अगेन। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यूक्रेन के ऊपर जब रशिया ने अटैक किया, मिसाइल्स दागी हेलीकॉप्टर से, सब जगह से, लैंड सी एयर सब तरफ से अटैक किया, तब क्या हुआ कि यूक्रेन में एक यहाँ पे कार्गो प्लेन खड़ा हुआ था जो डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है लेकिन इस हद तक डिस्ट्रॉय हो गया है कि ये शायद कभी और फ्लाई नहीं कर पाए, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है म्रिया। म्रिया, ठीक है, म्रिया इसका नाम है और इसको यूक्रेन में ये भी कहा जाता है द ड्रीम, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए म्रिया क्या है तो आपको पता होना चाहिए द ड्रीम क्या है। और इसका एक और नाम है कोसैक, ठीक है, कोसैक, जो कि नेटो नेटो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको, इस वर्ड को यूज करती थी कोसैक को, इस कार्गो प्लेन के लिए। इसका एक्चुअल नेम है एंटोनोव, एंटोनोव AN-225, ठीक है, ये इसका एक्चुअल नेम है। तो ये जो था सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन था और ये 6 इंजन पर चलता था, 84 मीटर लॉन्ग था। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि कोविड के टाइम पे जब पूरा वर्ल्ड रुका हुआ था, थम सा गया था, उस टाइम पे बहुत सारी एक्टिविटीज इसी के कारण पूरी हो पाई, जैसे फेरिंग की एक्टिविटीज थी, फ्लाइट्स थी, जो मेडिसिन पहुंचाना था, लैब किट्स पहुंचानी थी, मेडिकल मास्क मास्क पहुंचाने थे, ये सब कुछ काम जो था इस कार्गो प्लेन के थ्रू हुआ था। इंडिया में भी एक बार ये प्लेन आया था 2016 में हैदराबाद में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कोसैक क्या है, मरिया क्या है, ड्रीम क्या है, एंटोनोव AN-225 क्या है, ठीक है। छोटा सा आर्टिकल था, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने इसको रखा हुआ है, ओके। और कल के हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट। तो यहाँ पे स्टेट जो टर्म है वो कौन सा, यहाँ पे चारों में से कौन सा क्वेश्चन जो है, कौन सा ऑप्शन जो है प्रॉपरली डिफाइन करता है। तो सी दिस इज प्रॉपर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्यों? आप इसका ये देखिए, ऑप्शंस देखिए। अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। इसका आंसर भी ए ही है, ठीक है। स्टेट का मतलब यही है कि कम्युनिटी ऑफ पीपल हो जिसकी एक डिफाइंड टेरिटरी हो और ये दूसरे एक्सटर्नल कंट्रोल से इंडिपेंडेंट हो और इसके पास एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट हो, ठीक है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चराइज्ड गवर्नमेंट हो, ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखो, दूसरा स्टेटमेंट गलत क्यों है?
पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज पीपल ऑफ डेफिनेट टेरिटरी पोजेसिंग अथॉरिटी टू गवर्न देम। यहाँ तक होता ना तो सही था। अब यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, नेचुरल राइट्स मेंटेन करना, सस्टेनेंस के मीन्स मेंटेन करना जरूरी नहीं है। कुछ होती है ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स भी होती हैं जो यहाँ पे नेचुरल राइट्स, ह्यूमन राइट्स पे ध्यान नहीं देती। जैसे चाइना के ऊपर एलिगेशन लगते हैं कि ह्यूमन राइट, नेचुरल राइट्स को वायलेट करते हैं, लेकिन फिर भी वो स्टेट तो है ना। तो यहाँ पे ये वाला गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये नेचुरल राइट जरूरी नहीं है हर गवर्नमेंट यहाँ पे, हर स्टेट जो है प्रोटेक्ट करे। उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन हु हैव बीन लिविंग इन अ डेफिनेट टेरिटरी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम हैविंग देयर ओन कल्चर, ट्रेडिशन एंड गवर्नमेंट। तो देखो, अपना कल्चर, अपनी ट्रेडिशन, अपनी गवर्नमेंट है, ठीक है। एक डेफिनेट टेरिटरी, वहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं काफी टाइम से, ये स्टेट नहीं होता। देखो, स्टेट में एक पॉलिटिकल अथॉरिटी जरूरी है, ठीक है। ये जो है ना, इसको आप नेशन जरूर कह सकते हो क्योंकि इसमें साइकोलॉजिकल कनेक्टिविटी है, लेकिन पॉलिटिकल कनेक्टिविटी होना जरूरी है। डी वाला जो है ये गलत इसीलिए है, अ सोसाइटी परमानेंटली लिविंग इन अ डेफिनेट एंड विद अ सेंट्रल अथॉरिटी। देखो, कोई लोग जो हैं वो यहाँ पे परमानेंटली रह रहे हैं, लेकिन होता है ना कि इधर से उधर माइग्रेट भी तो करते हैं लोग, तो जरूरी नहीं कि परमानेंटली रहे ही, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज ये कि यहाँ पे चलो एक बार ये कंसिडर्ड है परमानेंटली लिविंग, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर किसी में, हर गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव भी हो, जुडिशरी भी हो, इंडिपेंडेंट भी हो, ये सब जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेस्ट सूटेबल ऑप्शन है वो ए है, ठीक है। अब देखो, वैसे तो आप इसको किसी ना किसी मीडियम के थ्रू, किसी ना किसी लॉजिक के थ्रू चारों को ही सही प्रूव कर सकते हो, लेकिन जो बेस्ट सूटेबल ऑप्शन है वो ए है, ओके। सेकंड है हमारा Indian judiciary से related, any retired judge of Supreme Court of India can be called back to sit by the Chief Justice of India with prior permission of the President of India। तो President of India की परमिशन से क्या Chief Justice of India किसी रिटायर्ड जज को वापस बुला सकते हैं? हाँ, बुला सकते हैं, उनको पूरे के पूरे प्रिविलेजेस मिल सकते हैं इस केस में भी, तो ये सही है। सेकेंड है, हाई कोर्ट इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज सुप्रीम कोर्ट डज। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हैं और दोनों के पास ये पावर है कि वो, उन्होंने जो जजमेंट पास किया है, अगला जजमेंट हो सकता है कि पहले जजमेंट को करेक्ट करता हुआ हो, जैसे कि बहुत सारे केसेस में हुआ भी है। स्पेशली आप देखोगे सेक्शन 377 जब हमने हटाया था यहाँ पे आईपीसी से, जिसमें होमोसेक्सुअलिटी अलाउ की थी, तो उसमें कई सारे जजमेंट्स, दिल्ली हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट्स को रिव्यू करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल डिसीजन दिया था। वैसे ही हाई कोर्ट भी कर सकता है, दोनों ही यहाँ पे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा, करेक्ट पूछा है, बोथ 1 and 2 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ओके। सो आज के लिए हमारा इतने ही थे आर्टिकल्स, बहुत ज्यादा आर्टिकल्स थे नहीं, ठीक है। और जो एडिटोरियल भी थे, मेजोरिटी वाले जो एडिटोरियल थे रशिया यूक्रेन वाले थे, वो हम सारे के सारे पॉइंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं, इसीलिए मुझे जरूरत नहीं लगी उसको यहाँ पे लेने की। एक आर्टिकल था जो कि केरला के ऊपर बेस्ड था पूरी तरह से, तो इसीलिए भी मैंने उसको नहीं लिया। अब देखते हैं आगे जो भी आर्टिकल्स आएंगे उसको हम जरूर लेंगे, कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल्स को हम इसमें शामिल कर पाए। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।